क्लास में हमने आई थिंक कहाँ तक समझा था, 20 आई थिंक 15 समझे थे। फर्स्ट क्लास में हमने कितने समझे थे, 15 धाराएं समझी थी। और जो सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें हमने 30 धाराएं तक समझ ली थी। अब जो हमारी ये थर्ड क्लास होगी, या आज हमारी कौन सी क्लास है, क्लास थर्ड, इसमें हम पूरी 46 धाराएं समझ लेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक माइंड मैप दे दूंगी जिसके ज़रिए आप आसानी से याद कर सकेंगे। आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह हमें माइंड मैप बनाना है और हमें किस तरह पेपर के समय में, अंत समय में हम कैसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े धाराएं हैं और आप इनको एक साथ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और साथ ही साथ मैं आपको जो क्लास फोर्थ होगी वो मैं आपको PYQ की भी दे दूंगी, जिससे कि आप अपना एनालाइज कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि अगर ये टॉपिक आया है पॉक्सो, तो आपके इससे सभी क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक, 10 नंबर का ये था पूरा हमारा, जिसमें हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, और भी नियम है इसमें, चाइल्ड मैरिज और जितने भी एक्ट हैं। तो आपके उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाएं वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर 8-10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो होने चाहिए। उसके लिए यानी आपको ये पूरे नियम पढ़ने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। अगर आपको नंबर लेके आना ही है शिद्दत से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने पॉक्सो ही नियम इतना बड़ा क्यों कर दिया। वो मैं हर टॉपिक को इतना ही पढ़ाऊंगी, साथ में हम PYQ के थ्रू प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं या नहीं। और इससे PYQ जो है वो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी, क्योंकि जो इस तरह के टॉपिक हैं वो किस में आए हुए हैं, वो PCS में आए हुए हैं, UP PCS है ना, इस तरह के पेपरों में आए हुए हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे संबंधित, जिससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस हो सके और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग बोल रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए, तो वो क्लासेस हम मंडे से चलाएंगे। ठीक, वो क्लासेस हम कब चलाएंगे, मंडे से चलाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ठीक, मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस वैसे हम कल या परसों से भी स्टार्ट कर लेते, लेकिन अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वरना तो हम सीधे PPT ला करके सीधे उसी में ऐसे समझाते रहें तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ी सा टाइम लग रहा है। मंडे से हम प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। देखिए 31 धारा, ये हमारी कौन सी धारा है, 31। तो धारा 31 के अंतर्गत क्या कहा गया है, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय यहाँ पर कौन से न्यायालय हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट में जो बालकों के लिए, जो बालक हैं 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनके, और उनके ऊपर जो ये केस लगाया जाएगा, जो दोषी हैं, तो उसका जो न्यायालय कौन से न्यायालयों में ही चलेगा, तो उसे हम विशेष न्यायालय बोलेंगे, उसे हम विशेष न्यायालय बोलेंगे। के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता CRPC हम जो पढ़ते हैं, CRPC 1973 का लागू होना। देखिए विशेष न्यायालयों में कैसे दंड प्रक्रिया संहिता, ज़्यादातर जो भी आपराधिक अपराध करते हैं उन्हें CRPC के थ्रू ही 1973 में जो आया था उसी के थ्रू ही क्या मिलती है, सज़ा मिलती है। लेकिन ये जो पॉक्सो नियम है ये क्या है, ये अलग है, इसके प्रावधान अलग हैं। तो जब इससे कोई हट कर के केस आ जाएगा, जब कोई जैसे मान लीजिए इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया गया किसी उसका, तो फिर उस पर कौन सी धाराएं लग जाएंगी, उस पर CRPC की धाराएं लग जाएंगी, जो इसमें बताई गई होंगी वो धाराएं इसमें लग जाएंगी। तो अब पढ़ते हैं, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और ये इसका 1974 का 2 के उपबंध जमानत और बंद पत्र विषयक उपबंध सहित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे। उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा। सेशन न्यायालय हम किसको बोलते हैं, देखिए सेशन न्यायालय वो होते हैं जो सत्र न्यायालय होते हैं, जो आपके हर जिले में होते हैं। सेशन न्यायालय किसको बोलते हैं, जिले न्यायालय, सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय जो होता है हमारा, या जिला, जो एक जिले में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेशन न्यायालय समझा जाएगा। तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन
का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। देखिए, मान लीजिए अगर कोई इस तरह की घटना आ गई जो पॉक्सो में नहीं दी गई है, पॉक्सो में इसका प्रावधान नहीं दिया गया, ऐसी कोई धारा नहीं दी गई, तो फिर उस पर कौन से केस लगेंगे, तो फिर उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी, तो फिर उस पर दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धाराएं लग जाएंगी। ठीक, और उन्हीं को सेशन न्यायालय जिला समझा जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी है, धारा 32। धारा 32 में बोला गया है विशेष लोक अभियोजन, विशेष लोक अभियोजक। ठीक, अब देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके अंतर्गत क्या दिया गया है विशेष लोक अभियोजक। देखिए, पहले में दिया गया है, देखिए ये जो है इसकी उपधाराएं हैं, क्या है ये, उपधारा 1 2 3, ये सब क्या है, उपधाराएं इसकी। तो फर्स्ट में दिया गया है राज्य सरकार या राजपत्र में, राजपत्र यानी गजट्स में अधिसूचना द्वारा केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। देखिए, इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार क्या करेगी, जो उनके गैजेट्स होते हैं, राजपत्र होते हैं, उनमें इस अधिनियम के लिए उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए एक विशेष न्यायालय के लिए, मान लीजिए अब पहले हमने ये भी सुना था इनकी धाराओं में कि जो पॉक्सो एक्ट है उनके लिए एक विशेष न्यायालय का भी क्या कर दिया जाएगा, प्रावधान कर दिया जाएगा। भाई, अब विशेष न्यायालय का प्रावधान तो हो गया, अब इसमें बोला गया इन विशेष न्यायालयों के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति भी की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी, लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, यानी एक तरीके से वकील या एडवोकेट जो होते हैं लोक अभियोजक की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, उपधारा 2 में बोला गया है, उपधारा 1 के अधीन, यानी इस वाली के अधीन जो हम अभी पढ़ के आए, इसके अधीन विशेष लोक अभियोजक, ये जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर दिया है किसने, राज्य सरकार ने, के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा, यानी अगर कोई राज्य सरकार किसी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है, यानी एक तरीके से एडवोकेट नियुक्त करती है, मान लीजिए, यानी सरकार की तरफ से कोई केस लड़ने वाले जैसे होते हैं ये, तो उसके लिए क्या अहर्ताएं होंगी वो बताई गई इसमें। तो इसमें बोला गया है कि कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, यानी कम से कम 7 वर्ष के लिए वो क्या रहा हो, अधिवक्ता यानी लॉयर रहा हो, एडवोकेट रहा हो, तब ये सरकार की ओर से जो लड़ते हैं उनको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, उपधारा 3 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इस प्रकार के अधीन विशेष लोक अभियोजक, यानी इस प्रकार के जो अधीन विशेष लोक अभियोजक हैं के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 2 के अंतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। ठीक, अच्छा, आपको इसमें सब क्या याद करना है, आपको केवल याद करना है धारा 32 में क्या बोला गया है, धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। अब आप इसे समझ गए होंगे, यानी एक तरीके से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, आपको केवल यही बात याद रखनी है, बाकी इसके अंदर की जो बातें हैं वो आपको केवल समझनी है। अगर आपने ये याद कर लिया कि धारा 32 में विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है, तो उससे विशेष लोक अभियोजक से रिलेटेड जो भी बातें आए वो किस में होंगी, वो धारा 32 में ही होंगी, और इससे इतना डीपली आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी तो आप पेपर जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारी धारा 33। धारा 33 में क्या बोला गया है, विशेष न्यायालय विशेष समझ गए होंगे आप, जो पॉक्सो के लिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, विशेष न्यायालय घोषित किए गए हैं की प्रक्रिया और शक्तियां, यानी अब विशेष न्यायालय जो है इनकी क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह ये केस को सुनते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखिए, पहली उपधारा में क्या बोला गया है, कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उनको किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त पर ऐसे तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर ले सकेगा। यानी ये बोल रहे हैं कि विशेष न्यायालय जो है उसको कैसे उसका अभियुक्त का विचारण पता पड़ेगा, यानी संज्ञान मिलेगा अपराध का, वो किससे प्राप्त होगा, पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त होगा। ठीक, अच्छा, सेकंड में बोला गया है यथास्थिति विशेष लोक अभियोजन हम अभी किसमें पढ़ के आए भाई, धारा 31 में पढ़ के आए, जो नियुक्त कर दिया गया सरकार की तरफ से, ध्यान रखिएगा, या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाले
ये थोड़ा गलत शब्द है। बालक की मुख्य परीक्षा प्रतिरक्षा या पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को समूचित करेगा। यानी इसमें बोला गया है भाई जो विशेष लोक अभियोजक होगा, ठीक, अब जो बालक से प्रश्न पूछेगा, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो सभी पहले विशेष न्यायालय को बताने होंगे कि भाई मुझे ये दिखाने होंगे कि मैं ये वाले प्रश्न किससे पूछूंगा, बालक से पूछने वाला हूँ। इसमें बेसिकली यही दिया गया है, ठीक, ताकि कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो कि पूछने योग्य ना हो, तो वो पहले एक बार किसको दिखाना पड़ेगा, विशेष न्यायालय को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उपधारा 3 में बोला गया है विशेष न्यायालय जो है यदि वे आवश्यक समझे विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेंगे। देखिए इसमें बोला गया है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया है यही बताई गई है। देखिए अब जो बालक है उसको जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल करना है, इसमें ये बताया गया है। तो देखिए विशेष न्यायालय क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अब बालक से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक साथ दो तीन मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे एक साथ आप इस तरह के क्या चला रहे हैं, सेशन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें बोला गया है प्रॉपर बालक को क्या 15 मिनट 20 मिनट या इस तरह का ब्रेक दिए जाएंगे, ब्रेक दे दे करके क्या है बालक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, अब उपधारा 4 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, सदस्य आप समझ गए होंगे, कोई सदस्य है, कोई संरक्षक है, मित्र है, नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सर्जित करेगा। यानी देखिए न्यायालय में विशेष न्यायालय क्या करेगा, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो बालक के लिए परिवार का कोई भी सदस्य होना चाहिए या कोई संरक्षक, जो उसका संरक्षक मित्र हो या नातेदार हो या जो उसका घनिष्ठ हो, ठीक, जिससे कि बालक क्या है मित्रतापूर्ण वातावरण, एक तरह से मित्रतापूर्ण वातावरण सर्जित करना इसमें उद्देश्य है, ताकि बालक क्या हो सके, निर्भीक हो सके और आसानी से अपनी बात रख सके। अच्छा, उपधारा 5 में क्या है, विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए। देखिए बालक को बार बार अगर बुलाया जाएगा तो क्या है, बालक को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और उसके साथ इस तरह का कोई दुष्कर्म हुआ था तो ये परेशानी होगी उसको, तो इसी को दूर करने के लिए इसमें बोला गया है कि बालक को बार बार नहीं बुलाया जाएगा साक्ष्य देने के लिए, ठीक। उपधारा 6 में बोला गया है विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बालक की गरिमा बनाए रखी जाए। देखिए विशेष न्यायालय में बोला गया है कि बालक से कोई भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो उसके चरित्र का हनन करें, ठीक, या कोई आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो ये सभी सुनिश्चित करेगा, ठीक, जो बालक की गरिमा को बनाए रखे। तो ये हमारा सभी क्या है, धारा 31 में है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे, केवल आपको ये ऊपर वाली डेफिनेशन, ये वाली हेडिंग याद करनी है कि धारा 33 में बोला गया है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ। अब देखिए इतना तो आप समझ सकते हैं, ये जो हमने प्रक्रिया पढ़ी हैं तो इन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये धारा 33 के अंतर्गत आएंगी और ये इनकी शक्तियाँ हैं, तो आप आसानी से लगा देंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी का ही हमारा उपधारा 7, उपधारा 8, उपधारा 9 भी हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें और भी बोला गया है कि विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा अन्वेषण यानी जांच जब करते हैं या विचारण या जो भी आप विचारण के दौरान किसी समय बालक की पहचान प्रकट न की जाए। देखिए इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि जांच के दौरान बालक की पहचान क्या नहीं करनी है, प्रकट नहीं करनी है। ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं विशेष न्यायालय से प्रकटन की अनुदेशा दे सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में। देखिए वैसे तो इसमें बोला गया है जांच के दौरान बच्चे की कोई पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, लेकिन अगर ऐसा ज़रूरी है कि भाई पहचान थोड़ी बतानी पड़ेगी तो उसमें क्या होगा, तो फिर विशेष न्यायालय उनको ये अधिकार दे देगा कि चलिए आप इस तरह की जो पहचान है आप कर दीजिए, अगर वो ज़रूरी है तो, नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी, ठीक। अच्छा, उपधारा 8 में बोला गया है समुचित मामलों में विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त बालक को कारित किसी शारीरिक मानसिक आघात के लिए ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय निर्देश दे सकेगा जो विहित किए जा रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए बालक के साथ ही दुष्कर्म हो गया है तो दंड के अतिरिक्त मान लीजिए अब दोषी को दंड भी मिल गया है तो बालक के लिए क्या होगा। देखिए बालक के लिए अगर उसको शारीरिक मानसिक आघात हुआ है और
तो उसके लिए पुनर्वास के लिए, मान लीजिए उसके माता पिता या कोई इस तरह के हैं जो उसे रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए पुनर्वास के लिए समुदाय को निर्देश भी देंगे, और ताकि उसके रहने का, यानी एनजीओ वगैरह जो होते हैं प्रॉपर देखेंगे जो रख सकें। ठीक है, तो ये धारा उपधारा 8 में है। अब उपधारा 9 में बोला गया है, यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचरण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। इसमें सभी शक्तियां किसके पास होंगी? देखिए, विचारण के दौरान विशेष न्यायालय के पास सभी सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। सेशन न्यायालय जो सत्र न्यायालय होते हैं, आप समझ जाइए, जिला न्यायालय। ठीक, ये बोला है फिर, और ऐसे अपराध विचारण करेगा मान्य विशेष सेशन न्यायालय हो। अच्छा, इसमें बस इतना ही कहा गया है, इतना ही, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले ही बहुत सारा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपधारा 34, सॉरी धारा 34। धारा 34 में बोला गया है, बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु की अवधारणा करने के मामले में प्रक्रिया। या अब इसमें बोला गया है, देखिए, जहाँ यहाँ पर कोई अपराध जो है वो बालक ही कर रहा है, यहाँ पर कोई एडल्ट नहीं, मतलब युवा जो है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है अपराध क्या है, बालक के द्वारा ही हो गया है। तो इसमें बोला गया है, अगर अपराध बालक के द्वारा ही हो गया हो, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अपराध, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बालक द्वारा अपराध किए जाने का प्रावधान किस में है, तो ये धारा 34 में है। यानी हो तो बालक के साथ ही रहा है, लेकिन कर भी कौन रहा है? बालक ही रहा है, वो भी 18 साल से कम ही है। तो उस वाले केस में क्या होगा? तो उसमें विशेष न्यायालय जो होगा, जो इस चीज़ के लिए गठित किया गया है, पॉक्सो के लिए, द्वारा आयु की अवधारणा करने का मामले में प्रक्रिया। देखिए, वो आयु की अवधारणा कैसे करेगा, उसकी आयु का पता कैसे लगाएगा? इस तरीके से कि वो बालक ही है। ये सब इसके बारे में बोला गया है, बताया गया है। उपधारा 1 में बोला गया है, देखिए, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक द्वारा किया जाता है, ठीक, वहाँ ऐसे बालक पर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख का संरक्षण जो है, अधिनियम 2000 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। किसके अधीन कार्रवाई की जाएगी? किशोर न्याय के अंतर्गत, यानी बालक की देखरेख जो संरक्षण अधिनियम है 2000, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। किस पर? वो जो बालक है, जो दोषी है। अच्छा, उपधारा 2 में बोला गया है, यदि विशेष न्यायालय जो है के समक्ष किसी कार्रवाई में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, देखिए इस मामले में कोई प्रश्न उठ रहा है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, तो क्या होगा? अवधारणा विशेष न्यायालय जो किस तरह सॉल्व करेगी? ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात किया जाएगा, और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा। ठीक। अच्छा, उपधारा 3 में क्या बोला गया है? विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पाश्चात्यवादी सबूत के कारण अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा। केवल पुराने सबूत के कारण ये क्या नहीं समझा जाएगा? अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा, मान्य समझा जाएगा। ठीक, एक तरीके से बोला गया है इसमें। तो उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा यह अवधारित किसी वस्तु की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी। ठीक, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा धारा 35। धारा 35 में बोला गया है, बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि। देखिए, जिस बालक के साथ दुष्कर्म हुआ है, यहाँ पर उस बालक का नाम बोला गया है जिसके साथ क्या हुआ है? दुष्कर्म हुआ है। तो अब इसमें बोला गया है, जिस बालक के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए कब तक आप उसकी रिपोर्ट, यानी कब तक उसके साक्ष्य आप लिखेंगे और कब तक इस केस का निपटारा करना है आपको। तो इसमें बोला गया है, बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के लिए जाने के लिए 30 दिन, देखिए इसमें बोला गया है 30 दिन के भीतर जो है बालक का क्या साक्ष्य जो है अभिलिखित कर देना है। जो ठीक, और विलंब के लिए कारण यदि कोई विलंब के लिए कारण हो गया है तो विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। ठीक, या अब नेक्स्ट है हमारा उपधारा 3। इसमें बोला गया है, विशेष न्यायालय जो है वो यथासंभव अपराध का संज्ञान लेने के लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। देखिए, इसमें बोला गया है, जिस दिन आपके अपराध का संज्ञान लिया गया, देखिए या तो अपराध का संज्ञान कौन लेगा? जो पुलिस होती है वो अपराध का संज्ञान लेगी, और अगर अपराध या फिर अगर वो नहीं ले पाई किसी कारणवश तो कौन लेगा? विशेष न्यायालय लेगा।
अब विशेष न्यायालय नहीं ले पाया है अपराध का संज्ञान, तो क्या होगा भाई, तो हाँ इसके बाद बोल दिया कि भाई जब पुलिस नहीं ले पाएगी तो 30 दिन के भीतर विशेष न्यायालय को तो लेना ही पड़ेगा। अब उपधारा 3 में बोला गया है, मान लीजिए जिस दिन अपराध का संज्ञान लिया गया है, ठीक, उसके मान लीजिए 1 जनवरी को ये अपराध का संज्ञान लिया गया है किसी से, तो 1 वर्ष के भीतर, तो अगली जो मान लीजिए 1 वर्ष 2023 को ये किसी के साथ अपराध हुआ है, तो अगली 1 जनवरी 2023 तक ये केस क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें यानी संभावना है, मतलब हो जाए, ठीक, क्योंकि हमारी भी कोर्ट में इतनी जल्दी तो होते ही नहीं है सॉल्व केस। पर इसमें बोला गया 1 वर्ष के भीतर, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इन केस को क्या करिए, पूरा करिए, ताकि दोषी को सजा मिले। अच्छा, अब धारा 36 में बोला गया है, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखना। अभियुक्त यानी दुष्कर्म करने वाला, जिस पर आरोप लगा है, आरोप लगा है, ठीक है, आरोप लगा, वो यहाँ पर अभियुक्त है। तो देखिए इसमें बोला गया है उपधारा 1 में, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय, देखिए जब बालक से साक्ष्य लिखवाए जाएंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय वो उस आरोपी को नहीं देख पाए, ताकि बालक डरे नहीं उससे, ठीक, आरोपी को ना देख पाए, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि आरोपी क्या बालक के जो कथन है उसे सुन पाए और अपने अधिवक्ता को भी संपर्क में रह पाए। देखिए इसमें यह बोला गया है, जो अभियुक्त है वो बालक को क्या नहीं करेगा, ना तो अभियुक्त देख सकता है बालक को, ना ही बालक देख सकता है अभियुक्त को, दोनों में से कोई भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन अभियुक्त के पास क्या होगा, अभियुक्त के पास वो सुन सकेगा किसके, बालक के बयान को, बालक जो भी अपना बयान देगा उसे सुन सकेगा, और साथ में अपने जो अधिवक्ता वकील है उसका, उसके संपर्क में भी रह सकेगा। कौन, अभियुक्त, ठीक, ये इसमें उपधारा 1 में बोला गया है। अच्छा, उपधारा 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है उपधारा 1 यानी इस जो हम ऊपर पढ़ के आए के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय बालक का कथन, देखिए अगर मान लीजिए बालक किसी तरह न्यायालय में नहीं आ पाता है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू भी बालक के जो कथन को लिख सकेंगे, एकल दर्पण, पर्दा या किसी अन्य युक्ति के द्वारा, वीडियो वगैरह जो होती हैं उनके द्वारा भी बालक के जो बयान है उसको लिख सकेंगे। देखिए अब है हमारी धारा 37। धारा 37 में बोला गया है, विचारण का बंद कमरे में संचालन विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण, देखिए इतना है, ये आपको ध्यान रखना है कि धारा 37 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है विचारण का बंद कमरे में संचालन। अब देखिए विशेष न्यायालय क्या करेगा, विशेष न्यायालय मामलों का विचारण बंद कमरे में बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा हो, परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर की जाने की आवश्यकता है, तो वहां सीआरपीसी की धारा 284 के उपबंधों के अनुकरण से कमीशन निकालने के लिए कार्रवाई करेगा। देखिए वैसे तो बंद कमरे में ये संचालन होगा, और माता पिता या जो भी बालक के कौन है, जो भी सुहर्द हैं, ठीक, जिन मित्र या जो भी जिनसे वो क्या है, भयभीत नहीं है, जिनसे वो सहज है, ठीक, उनके सामने बालक की क्या करा जाएगा, भरोसा है, परंतु हाँ ये देखिए अन्य स्थान पर भरोसा है, परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है तो वहां पर ही संचालन होगा, ठीक। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारी धारा 38। धारा 38 में क्या बोला गया है, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता लेना। देखिए मान लीजिए जो बालक है वो कोई और भाषा जानता है, यानी वो हिंदी नहीं जानता, मान लीजिए जो भी हिंदी तमिल या जो भी है, मान लीजिए वो तमिल जानता है तो उसे तमिल ही आती है, अब उसके साथ दुष्कर्म हो गया तो किस भाषा में बताएगा, उसके लिए इसमें बताया गया है कि विशेषज्ञ की आप सहायता ले सकते हैं, ठीक।
अगर इस तरह कोई घटना, या फिर मान लीजिए बच्चा कोई मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक, मेंटली डिस्टर्ब है और थोड़ा उसको समझना आम लोगों की मुश्किल है, तो उसके लिए भी जो उसके विशेषज्ञ होते हैं मेंटलिटी के, तो उन्हें बुलाया जाएगा और प्रॉपर उन विशेषज्ञों को क्या दी जाएगी, फीस भी दी जाएगी। तो इसमें ये बोला गया है। तो देखिए उपधारा 1 में क्या बोला है, जब कभी आवश्यक हो न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या द्विभाषी, यानी वो किसी दूसरी भाषा को जानता है तो उसे बुला सकता है, यानी वो भाषा को क्या कर सके, ट्रांसलेट कर सके। जो ऐसी अहर्ताएं हैं अनुभव रखता हो तो फीस के सदास्य पर, हाँ, यानी उसको बुला लिया जाएगा और उसको प्रॉपर जो फीस होगी वो भी दी जाएगी। उपधारा 2 में बोला गया है, यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी वो मेंटली या शारीरिक रूप से नहीं अनस्टेबल है, तो उस विशेष न्यायालय क्या करेगा, बालक का साक्ष्य जो लिखने के लिए एक विशेष शिक्षक या बालक के संपर्क की रीति से सुपरिचित, यानी जो बालक की बातों को जानता हो, पहचानता हो, घर में अगर इस तरह का कोई हो, उस व्यक्ति को क्या करेगा, या उस क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ हो और जो ऐसी आहारता या अनुभव रखता हो, जिस तरह का बालक है उस तरह के अनुभव रखता हो, तो उन्हें भी फीस देकर क्या है, उन्हें बुला लिया जाएगा और उन्हें प्रॉपर फीस दी जाएगी और बालक का क्या लिखा जाएगा, बालक का क्या लिखा जाएगा भाई, बयान लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 38 हम कर चुके हैं यहाँ पे, अब हमारा 40 में बोला गया है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने का बालक का अधिकार। अब देखिए इसमें बोला गया दंड प्रक्रिया सीआरपीसी के तहत 331 के परंतु के अधीन रहते हुए बालक का जो कुटुंब है वो संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे। देखिए इसमें बोला गया है कि जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, ठीक, उस बालक के साथ, मान लीजिए जिसके साथ किसी बालक के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उस बालक के जो भी संरक्षक होंगे, माता पिता जो भी होंगे, वो अपने एडवोकेट को, या है ना, अपने एडवोकेट को अपने मन से चुन सकते हैं, वो हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास इतना फ़ी नहीं है कि वो एडवोकेट को दे सके, तो भारत सरकार ने इस तरह का प्रावधान किया है, बोला है इसमें, परंतु यदि बालक का कुटुंब संरक्षक विधिक का काउंसिल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा। ठीक, वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा उसको फ्री में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। धारा 41 में बोला गया है, कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13, जो हम इसमें पढ़ के आए धारा 3 से 13, वो पॉक्सो में जो हमने अभी धारा 3 से 13 में पढ़ी है वो तक के उपबंधों का लागू ना होना। ये कब 3 से 13 लागू नहीं होंगी ये बताया गया है भाई, देखो इसमें। तो इसमें बोला गया है धारा 3 से 13 जिनमें दोनों सम्मिलित हैं तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे होंगे। देखिए मान लीजिए माता पिता सहमति दे रहे हैं तो ठीक ही है, मान लीजिए बच्चे की चिकित्सा होना ज़रूरी है। अब चिकित्सा तो होती है इस मामले में कि ये दुष्कर्म हुआ है नहीं हुआ है, तो अगर माता पिता परमिशन देते हैं तो भी, और अगर वो नहीं देते परमिशन तो भी माता पिता की नहीं मानी जाएगी, ना किसी संरक्षक की। उसे चिकित्सा के लिए जाना ही होगा बालक को, तभी पता पड़ पाएगा कि भाई दुष्कर्म हुआ है नहीं हुआ है, रिपोर्ट आनी है। तो उस मामले में 3 से धारा 13 जो है वो लागू नहीं होंगी। अब धारा 42 में क्या बोला गया है, देखिए धारा 42 है हमारी। इसमें बोला गया है, अनुकल्पित दंड जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारत संहिता। अच्छा, इसमें मैं सीधे बता देती हूँ क्या बोला गया है, बहुत लंबा है, इसे आप खुद पढ़ लेना। देखिए धारा जो 42 से बोला गया है, मान लीजिए एक धारा आपकी दे रखी है 3, मान लीजिए एक धारा पॉक्सो में ही धारा 3 दे रखी है और एक धारा 4 है, एक धारा 5 है, इस तरह 3-4 धाराएं हो गई। अब मान लीजिए धारा 3 में जो दंड का प्रावधान है वो कम है और 4 में थोड़ा ज़्यादा है और 5 में थोड़ा कम है, तो
किसके अकॉर्डिंग, किस धारा के अकॉर्डिंग जो दोषी है उसको दंड दिया जाएगा। तो जो ऐसा नहीं है कि तीनों को मिला दो भाई, तीनों को मिला दो और पूरी सजा कर दो और मिल गया दंड, नहीं ऐसा नहीं होगा। दंड जो मिलेगा वो ज़्यादा वाला, जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा दंड का प्रावधान होगा। मान लीजिए इसमें 10 वर्ष का, मान लीजिए इसमें कितना है 3 वर्ष का है, ठीक, और इसमें मान लीजिए 5 वर्ष का है, और धारा 4 में मान लीजिए 10 वर्ष से आजीवन है या 10 वर्ष से 20 वर्ष तक है। तो आप किसको मानेंगे, किसको दंड देंगे? क्या इनको मिलाएंगे? नहीं, इनको जोड़ेंगे नहीं। तो हम बोलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा दंड का प्रावधान है। तो धारा कौन सी है? धारा 4 है। तो मान लीजिए 10 से 20 है, तो इसमें हम धारा 4 को क्या कर लेंगे कि धारा 4 के अकॉर्डिंग इसको दंड मिलेगा। किसको? अपराधी को। तो इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा खुद, मैं बता देती हूँ सीधे। इसमें बोला गया है जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता CRPC, या तो इस अधिनियम के अधीन या फिर CRPC के अधीन मात्रा में गुरुत्वर है, या इसमें यह भी बोला गया है यानी कोई जो दंड है वो पॉक्सो में भी दे रखा है, प्रावधान है वो पॉक्सो में भी दे रखा है। मान लीजिए पॉक्सो में दे रखा है 20 वर्ष के लिए, और उसी दंड का, उसी दुष्कर्म का प्रावधान जो है इसमें जो दोष है वो CRPC में 10 वर्ष के लिए दे रखा है, ठीक। तो आप किसको वरीयता देंगे? हम वरीयता देंगे जो गुरुत्वर है, जिसमें ज़्यादा दंड मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? पॉक्सो में। तो हम 20 वर्ष की सज़ा देंगे, ठीक, ये इसमें बोला गया है। अब उपधारा 42 का क्या में बोला गया है? अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होने कि उनके अल्पीकरण में किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों की असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों की आरोही। अच्छा, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप लोगों को क्या याद रखना है? 42 का याद रखना है कि जो गुरुत्वर होगा हमें वो सज़ा देनी है। ये किसमें बोला गया है? धारा किसमें बोला गया है? धारा 42 में बोला गया है। अच्छा, धारा 43 में क्या बोला गया है? अब देखिए, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता केंद्रीय सरकार। अब इस अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता हमें करनी है, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी और राज्य सरकार की होगी, और वो इस तरह के उपाय भी करेंगी। अब क्या उपाय कर रहे हैं देख लेते हैं। साधारण जनता, बालक के साथ ही उनके माता पिता जो हैं उनके संरक्षक हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूकता बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया में, उसके अंतर्गत टेलीविज़न में, रेडियो में, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित है के माध्यम से हम क्या करेंगे? इनका व्यापक प्रचार करेंगे, ठीक। कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब बोल रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संबंध व्यक्तियों जिसके अंतर्गत क्या है? अधिकार हैं, अधिकारी हैं, को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं नीचे के, अब उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से उन्हें ये जो नियम हैं वो लगाने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 44। इसमें बोला गया अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरी। देखिए, जब ये अधिनियम लग रहा होगा, लग जाएगा, तो उसकी मॉनिटरी कौन करेगा? उसका निरीक्षण कौन करेगा? ये बोला गया है इसमें। तो देखिए, बोला गया है इसमें यथास्थिति बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। कौन करेगा? पहले से याद कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरी कौन करेगा? कौन करेगा? बालक अधिकार आयोग अधिनियम, ठीक। 2005 की धारा 3। देखिए, ये धारा कोई याद करने को इतनी ज़रूरी नहीं है, बस याद कर लीजिए अधिनियम 2005, ठीक, के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या करेगा? गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग उस अधिनियम के अधीन उनको समुदेक्षित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की कौन करेगा? देखिए, इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि ये अधिनियम लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके लिए बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो इनकी क्या करेगा? जांच करेगा। अब इसमें बोला गया उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय जो आयोग है, ये राष्ट्रीय आयोग भी कर सकता है और राज्य आयोग जो है को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन निहित की गई हैं, ठीक। अब बोला गया है उपधारा 1 में निर्दिष्ट यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग रिपोर्ट भी सम्मिलित करेंगे। इसमें रिपोर्ट भी बोला गया है।
यानी जो देखिए पहले तो इसमें बोला गया है बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके अधीन हम जो है मॉनिटरिंग करते हैं, और कौन करेगा, राष्ट्रीय आयोग करेगा, राज्य आयोग, और उसे वही क्या मिलेंगी, उसे वही शक्तियां मिलेंगी जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग में मिलती हैं, और वही शक्तियां किसे मिलेंगी, पॉक्सो में भी इन्हें मिलेंगी, और इनकी रिपोर्ट भी ये लोग करेंगे, ठीक है, धारा 16 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारा 45 नियम बनाने की शक्तियाँ। मान लीजिए अब ये सब आपने बना दिया, अब इसमें भाई नियम बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ चीज़ की कमी लग रही है या फिर किस चीज़ की हमें किसी नियम को बढ़ाना है, कुछ इस तरह की घटनाएं। देखिए नियम तो हमेशा बदलते रहते हैं, तो उसके लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसको दी गई हैं इस अधिनियम में, तो बोला गया केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राज्य पत्र की अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। जिस तरह नियम जो बनाते हैं कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, बताया गया है इसमें, और गजेट्स में बनाएगी, ठीक। विशिष्टताएं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी उन्हीं विषयों के उपबंध कर सकेंगे, ठीक। इसमें बोला मेनली इसमें यही है, नियम बनाने की शक्तियां किसको दी गई हैं, केंद्र सरकार को दी गई हैं, अपने गजेट्स में बनाएगी। अच्छा इसमें बोला गया है कै, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कै खे गे, मैं सीधे 3 बता देती हूँ। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। देखिए जो भी नियम बनाते हैं हम, वो कहाँ जाता है, वो सीधे संसद में जाता है, और संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए वो, ठीक। तो ये कम से कम इसकी मैक्सिमम जो सीमा है, टाइम जो है मैक्सिमम टाइम, वो केवल 30 दिन है, कि 30 दिन के भीतर आपको क्या है ये पारित करवाना है। यह विधि एक सत्र में 2 या 2 से अधिक अनुक्रमीय सत्रों की पूरी हो सकती है, ठीक। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है धारा 46। इसमें बोला गया कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि में समाप्त के पश्चात नहीं की गई हो। अच्छा 2 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। जो भी आपने आदेश दिया है वो संसद के दोनों क्या सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, प्रत्येक सदस्य में, दोनों में।